জানাই। আপনারা জানেন 1 ফেব্রুয়ারি নভেম্বরের জন্য নির্মলা সীতারামন যে বাজেট স্পর্শের পর থেকেই দলীয়ভাবে আমরা এটা প্রচার প্রসারের জন্য প্রদেশ স্তরে টিম গঠন করা হয়েছে, ন্যাশনাল স্তরেও আছে। সেই প্রচার প্রসারের অঙ্গ হিসাবে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে নগর এবং আবাসন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী টোকন সাহুজি। উপস্থিত আছে বাজেটের প্রচার প্রসারের যে স্টেট টুলি হয়েছে স্টেট টুলির অঙ্গ হিসাবে শ্রী রেবতী ত্রিপুরা প্রাক্তন সাংসদ, ডক্টর জওহরলাল সাহা ইন্টেলেকচুয়াল সেলের কনভেনার এবং সুপ্রিয়া দাস দত্ত জেলা সভাধিপতি। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে বাজেট বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে সম্বোধন করেন মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি আজকে আপনাদের সামনে ওনার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা। केंद्रीय बजट 2026-27 के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत सम्मान के साथ अभिनंदन करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही यशस्वी पूर्व सांसद श्री रेवती जी मंच पर विराजमान हैं। श्री सुनील सरकार जी प्रदेश मीडिया के प्रभारी, टोली के सदस्य श्री जवाहरलाल साहा जी बौद्धिक प्रमुख प्रकोष्ठ, श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता जी जिला सभाधिपति मंच पर विराजमान है। सभी पत्रकार साथी, जैसा कि हमारे सरकार ने बताया, केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है। कर्तव्य भवन से पेश किया गया यह देश का पहला बजट है। यह बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प को गति और शक्ति देने वाला बजट है। मैं पहले देश में बजट को क्या मिला, उसके बाद अपने मंत्रालय से, उसके बाद हमारे त्रिपुरा प्रदेश को जो बजट में अलॉटमेंट हुआ उसके बारे में आपके सामने विस्तार से बात मैं रखूंगा। साथियों, यह कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया जाने वाला देश का पहला बजट है। यह दुविधा के स्थान पर निर्णय और लोक भवन के स्थान पर जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाला बजट है। आत्मनिर्भरता को ध्रुवतारा मानते हुए यह बजट संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय संयम पर केंद्रित है ताकि हर नागरिक तक रोजगार और सेवाओं का लाभ पहुंचे। युवा नेतृत्व, यह बजट विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित है और युवा शक्ति पर यह बजट आधारित है। इस बजट में 3 कर्तव्य के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहेंगे। पहला, सतत वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाकर और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर विकास को तीव्र करना। दूसरा, क्षमता निर्माण, जन आकांक्षाओं को पूरा करना ताकि वे भारत की समृद्धि में भागीदारी बने। तीसरा, प्रभावी सुशासन, एआई और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर सुशासन को प्रभावी बनाना। रिफॉर्म एक्सप्रेस और विश्वास आधारित शासन, सुधारों की गति। स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद से रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। विनियामक सुधार, एक उच्च स्तरीय समिति सभी गैर विनियमों में समीक्षा कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगी। जन विश्वास अधिनियम 2.0 के जरिए छोटे अपराधों को अपराध मुक्त कर ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई जाएगी। तकनीकी सुरक्षा, उभरती तकनीकों के लिए सेफ हार्बर प्रधान निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। इसमें इस बजट में राज्यों को जो सहयोग है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर कर वितरण का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा और 1.4 लाख करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा शक्ति योजना से 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 नए NIPER बनाए जाएंगे और वैज्ञानिक सुरक्षा के लिए 1000 क्लिनिक साइट स्थापित की जाएगी। रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पूंजीगत में
2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश में कैपिटल गुड्स की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलोर जैसे प्रमुख रूट शामिल है। माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए दानकुनी पश्चिम बंगाल से सूरत गुजरात तक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे जो उड़ीसा को क्षेत्र द्वीप से जोड़ेंगे। साथ ही बनारस और पटना में शिप रिपेयर सेंटर खुलेंगे। शहरी टियर 2 और टियर 3 शहरों जिसमें 5 लाख प्लस आबादी के सुनियोजित विकास के लिए 11.2 लाख करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। शहरों को सिटी आर्थिक क्षेत्र CER के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्रत्येक CR 5,000 करोड़ मिलेंगे। शहरी निकाय को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड पर 100 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। पर्यावरण कार्बन यूटिलाइजेशन तकनीकों के लिए 20,000 करोड़ का निवेश होगा। लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर फंड में 2 करोड़ का टॉपअप किया गया है। हथकरघा और खादी नई नेशनल हैंडलूम पॉलिसी के कारीगरों को मदद मिलेगी। समर्थ 2.0 के तहत कपड़ा उद्योग में कौशल विकास होगा और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल से खादी और हैंडलूम को मजबूती मिलेगी। ऑरेंज इकोनॉमी डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी 2030 तक 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को प्रोफेशनल बनाया जाएगा। 500 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल प्रोत्साहन योजना के साथ काजू, कोको और चंदन की खेती को 2030 तक प्रीमियम बांड बनाया जाएगा। 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब बनेंगे। 3 नए आयुष संस्थान और जामनगर स्थित पारंपरिक औषधि केंद्र का विस्तार होगा। हेल्थ केयर क्षेत्र में 1 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निमांस 2 की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग सहारा योजना और कृत्रिम अंगों के निर्माण हेतु कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। गरीबी उन्मूलन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के बाद अब उन्हें उपयोगी रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश में पशु चिकित्सकों की संख्या 20,000 की वृद्धि की जाएगी। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के कर हिस्से को 41% पर बरकरार रखा है। बजट 2026-27 के तहत बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित होगी। गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के उन्नयन की घोषणा की है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट थिएटर लैब स्थापित करने के लिए 250 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। 2026-27 के बजट में ग्रामीण महिला स्व सहायता समूह उद्यमों को अभिनव वित्त पोषण और सी मार्ट्स के जरिए 5 लाख रुपए तक के ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता से सशक्त बनाया जाएगा। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी AI समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन कर सिफारिशें देंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 63,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को 2,000 की 3 किस्त 6,000 सालाना देश भर के किसानों को प्राप्त होगा। विकसित भारत जी राम जी के तहत 95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए नल से जल पहुंचाने के लिए 67,670 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,917 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2,16,522 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। हर गरीब के पास अपना मकान हो, सम्मान के साथ ये प्रावधान इस बजट में किया गया है। और मैं महुआ अपने मंत्रालय से संबंधित जो हमारे इस बजट में प्रावधान किया गया है ये बताना चाहूंगा। यह बजट शहरों को क्रमिक विकास से परिवर्तनकारी शहरीकरण की ओर ऐतिहासिक बदलाव की ओर ले जाता है। हमने मंत्रालय के कुल बजट में 50% की वृद्धि हासिल की है, जो 57,203 करोड़ से बढ़कर 85,522 करोड़ हो गया है।
यह बजट एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत का यह एक घोषणा पत्र है। आवास क्रांति, हम बेघर गरीबों की चिंता और किराए की असुरक्षा को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि की गई है, जो 7,500 करोड़ से बढ़कर अब 18,625 करोड़ हो गया है। मध्यम वर्ग यानी MIG और EWS LIG के लिए ब्याज सब्सिडी योजना 10 गुना वृद्धि की गई है, जो 300 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपया कर दी गई है। सीधे तौर पर आम आदमी के EMI के बोझ को यह कम करता है। हम केवल घर नहीं बना रहे हैं, हम अपने मेहनत और भाई बहनों के लिए गरिमा का निर्माण कर रहे हैं। औद्योगिक विकास योजना के बजट को 4 गुना बढ़ा करके 100 करोड़ से 400 करोड़ कर दिया गया है। आने वाले कल के शहर नवाचार और आधुनिकीकरण की बुनियाद इस बजट का मुख्य आकर्षण अर्बन चैलेंज फंड है। हमने इसमें 10 गुना की भारी बढ़ोतरी की है। इससे आवंटन 1,000 करोड़ से बढ़कर के 10,000 करोड़ हो गया है। यह शहरों के बीच ग्रोथ हब बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन 300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। ब्रिटिश 2.0 के फंडिंग को 6 गुना बढ़ा करके 300 करोड़ रुपया कर रहे हैं। सभी के लिए गतिशीलता, मेट्रो और ग्रीन ट्रांजिट यूज, हम मेट्रो परियोजनाओं के लिए 28,740 करोड़ आवंटित कर रहे हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए NCRTC का आवंटन बढ़कर 2200 करोड़ हो गया है। हरित गतिशीलता की दिशा में PM सेवा योजना का आवंटन बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। कमजोर वर्ग के लिए सहायता, रेहड़ी पटरी उद्यमियों के साथ PM स्वनिधि, हमने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फंडिंग में 57% की वृद्धि करते हुए 900 करोड़ आवंटित किए हैं। शहरी आजीविका, दीनदयाल जन आजीविका योजना का बजट दोगुने से अधिक होकर के 530 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। जल सुरक्षा और स्वच्छता, स्वच्छ और जल सुरक्षित शहर, अमृत आवंटन 8,000 करोड़ पर मजबूती के साथ टिका है, ताकि हर घर नल से जल सुरक्षित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, कचरा मुक्त शहरों की गति बनाए रखने के लिए SBM शहरी बजट को 2500 करोड़ कर दिया गया है। बुनियादी ढांचा और कार्यान्वयन शक्ति, CPWD देश की प्रमुख निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 3,640 करोड़ का बढ़ा हुआ बजट आवंटन मिला है, ताकि बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सके। साथियों, त्रिपुरा के लिए जो बजट में किया गया है और यूपीए की सरकार के समय 2004 से 14 के बीच में और 2014 से अब तक के हमने बजट में क्या वृद्धि किया है, इसको मैं तुलनात्मक भी आप सबके सामने बताना चाहूंगा। पिछले 12 वर्षों में भारत की वित्तीय शक्ति और विकास की गति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, मैं कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। यूपीए की काल यानी 2004 से 14 पूंजीगत व्यय 3.92 लाख करोड़ रुपया था। वर्तमान बजट में से बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, यानी बुनियादी ढांचे के निर्माण में 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। यूपीए काल 2014, इसमें कृषि बजट का आवंटन केवल 21,900 करोड़ था और किसान कल्याण के लिए आवंटन अब 1.25 लाख करोड़ से अधिक है, जो किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, जो आज मोदी जी के सुधारों के बदौलत अब हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही हम तीसरे स्थान में आने वाले हैं। पूर्वोत्तर पर ध्यान, पूर्वोत्तर के लिए ग्रास बजटरी सपोर्ट GBS 2014 के 27,369 करोड़ से बढ़कर अब 94,679 करोड़ हो गया है, यानी 246% से ज्यादा वृद्धि हमारी सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार पूर्वोत्तर अब देश का ग्रोथ इंजन है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए
11,486 करोड़ का आवंटन है। तुलनात्मक रूप से 2014 से पहले इस क्षेत्र को रेलवे मानचित्र पर लाने के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा ही नहीं था। लोक भवन वादों के बजाय जन कल्याण और बुनियादी सुधारों को मोदी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देते हुए हमने 350 से अधिक सुधार लागू किए हैं। ईज ऑफ लिविंग हमारी नीतियों का केंद्र है। जन विश्वास अधिनियम 2.0 के माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय विजन के तहत पूर्वोत्तर के लिए बजटी आवंटन ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। डोनर मंत्रालय को 6,812.30 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है। रेलवे क्षेत्र में समूचे पूर्वोत्तर के लिए 11,486 करोड़ का आवंटन किए गए हैं, जबकि चालू परियोजनाओं का कुल मूल्य 72,468 करोड़ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूप में सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति के लिए 34 किलोमीटर लंबी रणनीतिक भूमिगत रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर भारत और पूर्वी सीमा के बीच व्यापार और परिवर्तन की दूरियां मिटाएगी। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन और विरासत को संभालने के लिए बौद्ध सर्किट की घोषणा की गई है। त्रिपुरा इस बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र होगा। यह दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। जनजाति कल्याण और शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने कुल परिव्यय का 40% आरक्षित किया है। त्रिपुरा में 10,000 छात्रों के लिए 15 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण बाल बालिकाओं की शिक्षा के लिए राज्य भर में 700 छात्रावासों का निर्माण होगा। रेलवे बुनियादी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अगरतला अखौरा लिंक का पार ढुलाई के लिए पूरी तरह चालू है, जो बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीधी पहुंच देता है। वंदे भारत एक्सप्रेस त्रिपुरा और दक्षिण असम लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। 2026 की शुरुआत में अगरतला और गुवाहाटी के बीच में वंदे भारत सेवा शुरू हो जाएगी। स्टेशन आधुनिकीकरण अमृत भारत योजना के तहत अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और कुमारघाट स्टेशनों का 332 करोड़ से अधिक का कायाकल्प हो रहा है। नई औद्योगिक लाइन रबर और बांस उद्योगों को समर्थन देने के लिए जेरानिया से बोध जगनगर के बीच 14 किलोमीटर की नई लाइन का सर्वे मंजूर किया गया है। सड़क और लॉजिस्टिक विस्तार 530 किलोमीटर से अधिक के 6 राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है। NH 208 हवाई झरना JICA के सहयोग से 2,486 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण करने का प्रावधान है। समरूप लॉजिस्टिक हब के रूप में जहां एक सेज और एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण तेजी से चल रहा है। जल मार्ग गोमती नदी पर नई सेटी बनाई जा रही है, जो त्रिपुरा को सीधे बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा। मध्यम वर्ग और किसानों को बड़ी राहत, आयकर में राहत, 12 लाख तक की आय पर शून्य कर के निर्णय के अनुसार अनुपालन को सरल बनाया गया है। शहरी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेघर गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास बजट में 2.5 गुना की वृद्धि की गई है। भारत विस्तार योजना के तहत त्रिपुरा के किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जो स्थानीय भाषा में मौसम और खेती की सलाह देगा। अगरवुड त्रिपुरा में ऊद की खेती के लिए विशेष निर्यात सहायता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदियों के उत्पादों के लिए C-Mart नामक रिटेल आउटलेट खुलेंगे। यह बजट त्रिपुरा को केवल उत्तर पूर्व का प्रवेश ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह बजट त्रिपुरा को लॉजिस्टिक हब बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। जहां यूपीए सरकार के समय पूर्वोत्तर केवल पॉलिसी का हिस्सा था, वही मोदी सरकार ने यह परफॉर्मेंस और प्रायोरिटी का केंद्र है। अगरतला से अखौरा तक और रबर से लेकर IIT तक त्रिपुरा विकसित भारत का प्रमुख स्तंभ बनेगा। मैंने संक्षेप में बजट की बात कही। मैं सभी पत्रकार साथियों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरा करता हूँ। धन्यवाद।
सर आपने कहा है कि 2026 की शुरुआत में अगरतला गुवाहाटी वंदे भारत का इसके थोड़ा क्लियरिफाई कीजिए। और कौन वंदे भारत अगरतला से गुवाहाटी गुवाहाटी पूरे देश भर में वंदे भारत के लिए सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे देश में पहले जो बजट आवंटन होता था उसके कई गुना ज्यादा बजट आवंटन हो रहा है। अब वंदे भारत की भी सौगात त्रिपुरा को मिलने वाला है। आपने ये स्पेसिफिक थोड़ा बोलिए ना, आपने बोला कि 2026 में हाँ, 2026 ये स्पेसिफिक है, मतलब इसी साल में हाँ, अगरतला से वंदे भारत चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बजट में प्रावधान है उसके बजट में प्रावधान है। अगरतला से गुवाहाटी 2026 में। जी और हावड़ा जो रेल उसका क्या डेवलपमेंट है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, जो बजट में प्रावधान है, जिन जिन चीजों को बजट में प्रावधान है राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए, उन बातों को मैंने बताया है कि बजट में कहा था। जैसे साल नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे तो इस बजट में प्रावधान किया गया है। अब कहां से कहां मैंने आपको बताया। मैं समझा आपकी बात। अगरतला हावड़ा रेल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी तो सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए वेट कर रहा था। बांग्लादेश का जो सिचुएशन इसका नहीं हो रहा है, इसमें प्रबंधन का क्या सवाल है? इसमें प्रबंधन नहीं है, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ना। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। पर आपका डिपार्टमेंट का सर एक सवाल था, ये तो लाइट हाउस हो रहा था, ये 2023 को शायद कंप्लीट होने वाला था। अभी तक इसका कुछ लाइट हाउस प्रोजेक्ट, हाँ, वो बाकी सब हो चुके हैं, जी। त्रिपुरा वाला अभी भी पेंडिंग लाइट है। हाउस का उसकी मेरे भी जानकारी में आई है। जैसे मैंने यहाँ आया तो अधिकारी से मुझे इस बात के बारे में पता चला। बाकी देश भर के जितने लाइट हाउस प्रोजेक्ट हम पूरा कर लें, सभी देश का, त्रिपुरा का बचा है। आपने ठीक कहा है। मैं उसके लिए उसको जितना जल्दी हो सके पूरा करें। 2 प्रोजेक्ट हमारा 2 से 3 महीने में वो पूरा कर लेंगे। बीच में जो ठेकेदार है वो काम नहीं कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस संबंध में बात किया हूँ कि जो भी तकनीकी दिक्कतें उसे दूर करके उसे पूरा हो सके ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। 2 से 3 महीने में हमारा 1-2 प्रोजेक्ट उसमें पूरा हो जाएगा। पर इसमें तो फंड का जहाँ तक हमें पता है कि फंड हमारे मंत्रालय से अलॉट कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हुई है। बजट का कोई इशू नहीं है। बजट का नहीं, मैं आपका डिपार्टमेंट का बोल रहा हूँ जी। फंड का ही मेनली जो कॉस्ट इज गॉन अप, वो शायद थोड़ा नरम मिट्टी का, इसलिए हाँ, फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ लेबर के प्रॉब्लम्स बताए जा रहे थे और ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये सारी दिक्कतों को दूर करके 2 से 3 महीने में इसे हमने पूरा करने के लिए कहा है। ধন্যবাদ সবাইকে।